आना है हर बार 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। हमारी पाकशाला के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। भारत विविधताओं का देश है। उसी तरह भारतीय भोजन भी अलग और स्वाद से भरपूर है, या यूं कहें कि पारंपरिक भारतीय भोजन स्वाद और सुगंध का अनूठा संगम है। आज हम राजस्थान के जोधपुर जिले के मड़ई गांव में हैं, जहां हम आपको राजस्थान के पारंपरिक खाने के बारे में बताएंगे। ऐसा खाना जो न सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट है, बल्कि काफी पौष्टिक भी है। जोधपुर राजस्थान का प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है, जो अपने अंदर ढेरों परंपराएं समेटे हुए है। शहर के प्राचीन स्मारक इसके राजशाही इतिहास की कहानी बयां करते हैं। शहर के एक तरफ पहाड़ी पर लाल पत्थरों से बना मेहरानगढ़ किला है, तो दूसरी तरफ शहर के चौक चौराहों पर राजा महाराजाओं की मूर्तियां वीरों की कहानियों को बयां करती हैं। ऊंचाई से देखने पर पूरा शहर आसमानी रंग का दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान के देसी खाने की खोज हमें जोधपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर मड़ई गांव ले आई। इस गांव के किसान रंजीत देवड़ा और उनके बेटे विष्णु देवड़ा पिछले कई साल से जैविक खेती कर रहे हैं और शुद्ध खान पान का आनंद ले रहे हैं। यहाँ प्रदूषण मुक्त आबो हवा के बीच इनका परिवार एक स्वस्थ जिंदगी जी रहा है। आज देवड़ा परिवार में खास पारंपरिक खाना पक रहा है, क्योंकि यहाँ शीतलाष्टमी जो मनाई जा रही है। इस मौके पर हरी सब्जियों की बजाय सूखी सब्जियां बनाई जाती हैं। हरी सब्जियों को सुखाकर पहले ही रख लिया जाता है। इन सूखी सब्जियों में कुमटिया, सांगरी, कैर, बोर और मतीर को मिलाकर मसालेदार सब्जी बनाते हैं। जिसे राजस्थानी भाषा में पंचकूट कहते हैं। ये न सिर्फ खाने में बेहद लजीज होती है, बल्कि पोषण से भी भरपूर होती है। कुमटिया के अलावा इस व्यंजन में केर, सांगरी, गुंदा और कच्चे आम का प्रयोग किया जाता है। ये 5 फल और फलियां राजस्थान की संस्कृति में इतनी रची बसी हैं कि कवियों ने इन पर कविताएं भी गढ़ी हैं। मसलन कैर, कुमटिया, सांगरी, काचर, बोर, मतीर, तीनों लोका नह मिले तरसै देव अखीर। इसका मतलब है ये व्यंजन राजस्थान के अलावा तीनों लोकों में नहीं मिलते और देवता भी इनके लिए तरसते हैं। राजस्थान का पारंपरिक खाना है पंचकूट, जो कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें मिनरल्स, आयरन, प्रोटीन, फाइबर्स ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पंचकूट के अलावा सूखी काचर और ग्वार की फली को मिलाकर सब्जी बनाई जाती है। साथ में बाजरे की रोटी, छाछ, बाजरे की राबड़ी और लहसुन मिर्च की तड़केदार चटनी स्वाद में बेजोड़ है। बिना मीठे के खाना अधूरा माना जाता है, लिहाजा पकवान में गाय के शुद्ध घी और आटे से बना हलवा
स्वाद में 4 चांद लगा देता है। महिलाएं घर के कामकाज निपटाकर अपने पारंपरिक वस्त्र और आभूषण पहन लेती हैं। माथे पर बोलड़ा और माथा पट्टी, गले में जड़ाऊ राजस्थानी हार, कानों में बड़े बड़े झुमके और हाथों में राजस्थानी चूड़ियां। ये परिधान ही राजस्थान की परंपरा को दर्शाते हैं। अपने पारंपरिक परिधानों में सजकर घर की सभी महिलाएं मिलजुल कर खाना बनाती हैं। चूल्हे की लिपाई हो चुकी है। अब स्वादिष्ट भोजन बनाने की तैयारी चल रही है। महिलाएं पंचकूट की स्वादिष्ट सब्जी बना रही हैं, जो सेहत और गुणों से भरपूर है। कैर, सांगरी, कुमटिया, बोर और मतीर को पहले अलग-अलग साफ किया जाता है। इस दौरान महिलाएं मंगल गीत और भजन गाकर आनंद भी ले रही हैं। जब पंचकूट के लिए कुमटिया, सांगरी, कैर, बोर और मतीर साफ कर ली जाती है, तब इन्हें एक साथ मिलाकर पहले धोया जाता है और फिर पानी में डुबाकर कुछ मिनटों के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। तब तक ये महिलाएं रसोई के बाकी काम निपटा लेती हैं, जैसे तड़के के लिए लहसुन छीलना, बर्तन धोना और क्यारी से हरी मिर्च लाना। पंचकूट के अलावा राजस्थान में काचर और सूखी फली की सब्जी भी शौक से खाई जाती है। चूंकि काचर और फली दोनों पहले ही सुखा कर रख ली गई थीं, लिहाजा इन्हें भी साफ करके कुछ मिनटों के लिए पानी में डुबाना पड़ता है। जब सारी सब्जियां पानी में भीगकर नरम हो जाती हैं, फिर इनमें लहसुन का तड़का लगाया जाता है। लेकिन इससे पहले ही सारे मसालों को एक साथ मिलाकर एक गाढ़ा घोल बनाया जाता है। हल्दी, नमक, लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया एक साथ एक कटोरी में मिलाकर उसे पानी में भिगा दिया जाता है। और यहाँ तड़के में सूखे मसालों की जगह गीले मसालों का इस्तेमाल करते हैं। अलग विधि होने की वजह से राजस्थानी खाने का स्वाद बाकी जगहों से एकदम जुदा होता है। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले जीरा डाला जाता है और साथ ही पत्थर की सिल पर कुटा हुआ लहसुन, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सबसे पहले महिलाएं पंचकूट बनाने वाली हैं। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी गई है। सब्जी में तड़का लगाने के लिए शुद्ध सरसों का तेल इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे भी सरसों राजस्थान की मुख्य फसलों में से एक है, लिहाजा यहाँ रिफाइंड ऑयल की जगह खाने में सरसों के तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले जीरा डाला जाता है और साथ ही पत्थर की सिल पर कुटा हुआ लहसुन। जैसे ही लहसुन भुनकर तैयार होता है, इसमें भीगे हुए मसाले मिला दिए जाते हैं। इस दौरान चूल्हे की आंच को हल्का कर दिया जाता है। कहते हैं हल्की आंच पर जब धीरे धीरे मसाले भुनते हैं तो सब्जी ज्यादा जायकेदार बनती है।
जब मसाले का रंग लाल होने लगे और मसाले तेल छोड़ने लगे तो समझो कि मसाले भुनकर तैयार हैं। बिना देरी किए अब कढ़ाई में भिगाई गई 5 सब्जियां डाल दी जाती हैं। फिर इन्हें अच्छे से चलाया जाता है ताकि सब्जी में मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं। इसके बाद सब्जी को धीमी आंच पर ढककर हल्के हल्के पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। बीच बीच में गृहिणी प्लेट हटाकर सब्जी को चलाती रहती है। ऐसा करने से सब्जी बराबर मात्रा में पकती है और जलने से भी बच जाती है। करीब 15 से 20 मिनट तक पकने के बाद सब्जी पूरी तरह गल चुकी है और इसकी खुशबू भी बेहद लाजवाब है, यानी सब्जी बनकर तैयार है। सब्जी में हल्की खटास लाने के लिए इसमें थोड़ी सी दही मिला दी जाती है। सब्जी बनने के बाद गृहिणी इसे चूल्हे से नीचे उतारकर किसी साफ बर्तन में पलट देती हैं और ढककर रख देती हैं। पंचकूट जल्दी खराब भी नहीं होती और ये लंबी यात्रा के दौरान ले जाने के लिए एक पसंदीदा भोजन है। चूंकि ये सब्जी रेगिस्तान में विशेष रूप से अनुकूल है, इसलिए पहले समय में अकाल के वक्त इन सब्जियों का बड़ा महत्व हुआ करता था। राजस्थान में लोग दैनिक रूप में कुमटिया को काफी पसंद करते हैं। शायद इसकी वजह है इसका दिल के लिए काफी फायदेमंद होना। कुमटिया दिल, रक्तचाप, किडनी और लीवर के लिए बड़ी फायदेमंद है। पंचकूट की ये सब्जी न सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और मिनरल्स की भी अच्छी खासी मात्रा होती है। अब बारी है काचर और फली बनाने की। ये देखिए, काचर और फली दोनों पानी में भीगकर अब नरम हो चुके हैं। अब इसे पानी से निकालकर किसी साफ बर्तन में रखा जाता है। काचर को काचरी भी कहा जाता है। ये खाने में बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। सुखाकर रखने से सब्जियों के पोषक तत्व बने रहते हैं। सब्जी बनाने की विधि बिल्कुल पहले जैसी ही है। सरसों के गर्म तेल में जीरे, लहसुन का तड़का लगाकर भीगे मसाले डाले जाते हैं। स्वाद को थोड़ा अलग बनाने के लिए तड़का लगाने की विधि थोड़ी निराली है। लहसुन को बजाय सिल पर कूटने के इस बार चाकू से महीन टुकड़ों में काट दिया गया है। ऐसा करने से भी सब्जी का स्वाद जुदा हो जाता है। इस बार ये सब्जी कटे हुए लहसुन से बनाई जा रही है। मसाले भुनकर तैयार हैं। अब इनमें काचर और फली डालकर अच्छे से मिलाया जा रहा है। इसे भी धीमी आंच पर ढककर पकाया जाएगा। करीब 20 मिनट में ये सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। सब्जी को कढ़ाई से निकालकर दूसरे बर्तन में रखा जाता है। फली और काचरी की सब्जी होती ना, फली वो सुखा देते हैं। फिर बाद में कभी भी इमरजेंसी होती ना, गांव से शहर से घर दूर होता है तो कोई सब्जी लाई हुई नहीं होती है, तो इस सांगरी और फली काचर इमरजेंसी में कभी भी बना सकते हैं। लाने की जरूरी नहीं है हरी सब्जी। पारंपरिक खाना बनाने के लिए राजस्थान में अभी भी पारंपरिक बर्तनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इनमें पीतल, तांबा, लोहे और मिट्टी से बने बर्तनों को ही सबसे शुद्ध माना जाता है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि ऐसे बर्तनों में बना खाना ज्यादा सेहतमंद होता है। पंचकूट और काचर की सब्जी तो बनकर तैयार है। अब बारी है बाजरे की राबड़ी बनाने की।
बाजरे की राबड़ी रायते का काम करती है। इसे अंग्रेजी में मिलेट सूप कहा जाता है, लेकिन राजस्थानी भाषा में राबड़ी कहते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में छाछ लेते हैं। छाछ अगर गाढ़ी है तो इसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं। इसके बाद इसमें बाजरे का पिसा हुआ बारीक दलिया मिलाते हैं। दलिया ना होने पर बाजरे का आटा भी मिला सकते हैं। फिर इसमें हल्का सा नमक डालकर इसे मथनी से चलाते हैं। एक महिला छाछ के बाजरे का आटा मिलाती है तो दूसरी साथ साथ मथनी से इसे चलाती रहती है। ऐसा करने से छाछ में आटे की गांठ नहीं पड़ती और आटा छाछ में अच्छी तरह से मिल जाता है। अब इसे धीमी आंच पर एक हांडी में पकाते हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक राबड़ी बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक इसे चलाते रहना पड़ता है, वरना यह हांडी की तली में लगकर जल सकती है और स्वाद बिगड़ सकता है। राबड़ी को बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। धीमी आंच पर इसे पकाने में 15 मिनट का वक्त लगता है। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाता है, इसे चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है और ढककर छोड़ दिया जाता है। ये रायता पाचक होने के साथ साथ प्रोटीन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर है। चटनी बनाने के लिए लहसुन की कलियों को छीलकर इन्हें हरी मिर्च के साथ पत्थर से बनी सिलड़ी में कूटा जाता है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राजस्थानी मिर्ची तो विदेशों तक मशहूर है। राजस्थानी लोग भी मिर्ची का इस्तेमाल खाने में खूब करते हैं। यहाँ हरी मिर्च और लहसुन की चटनी सबसे अनोखे तरीके से बनाई जाती है और खाने में भी इसका स्वाद सबसे जुदा होता है। हर घर के बागीचे में यहाँ हरी मिर्च के पौधे जरूर मिलेंगे और लहसुन भी यहाँ काफी होता है। चटनी बनाने के लिए लहसुन की कलियों को छीलकर इन्हें हरी मिर्च के साथ पत्थर से बनी सिलड़ी में कूटा जाता है। यहाँ देसी भाषा में इसे सिलड़ी और खल कहते हैं, जबकि कई जगहों पर इसे कुंडी भी कहा जाता है। पत्थर की सिलड़ी में चटनी बनाने का स्वाद आज भी मिक्सी में पिसी चटनी से कहीं ज्यादा बढ़कर होता है। हरी मिर्च और लहसुन के साथ धनिये और लहसुन के पत्ते चटनी में मिलाए जाते हैं और स्वादानुसार नमक मिलाकर एक साथ इन्हें कूटा जाता है। जब सभी चीजें कुटकर महीन हो जाती हैं, तब इन्हें सिलड़ी से निकालकर एक बर्तन में रख लिया जाता है। लेकिन अभी चटनी बनकर तैयार नहीं है। अभी चटनी में तड़का लगना बाकी है। जी हाँ, यही तो राजस्थानी खाने की विशेषता है कि यहाँ चटनी भी तड़केदार बनाई जाती है। कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करके इसमें हींग और जीरा डालते हैं। जैसे ही जीरा चटकने लगता है, इसमें पिसी हुई चटनी डाल दी जाती है। नमक और मिर्च चटनी में पहले से ही मौजूद है, लिहाजा इसमें बाकी किसी भी मसाले की जरूरत नहीं है। सिर्फ चटनी को पकाना होता है।
चंद मिनटों में चटपटी तड़केदार राजस्थानी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। फिर इसे चूल्हे से नीचे उतारकर किसी साफ बर्तन में रख लेते हैं। इस चटनी की एक खासियत यह भी है कि इसे एक बार बनाकर कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तड़का लगने की वजह से चटनी जल्दी खराब नहीं होती और 2 दिन तक आराम से चलती है। स्वाद बढ़ाने के अलावा विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C युक्त ये चटनी न सिर्फ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, बल्कि ये हृदय रोग और उच्च रक्तचाप में भी लाभकारी है। चटनी के बाद बारी आती है रोटी की। बाजरा एक ऐसी फसल है जो सूखे इलाकों में कम पानी में भी पैदा हो जाती है। यही वजह है कि राजस्थान में बाजरा खूब पैदा होता है और खाने में इसका इस्तेमाल भी भरपूर होता है। बाजरे की रोटी बनाने के लिए मिट्टी की परात में बाजरे के आटे को हल्का हल्का पानी मिलाकर गूंथा जाता है। गेहूं की रोटी की अपेक्षा बाजरे की रोटी थोड़ी बड़ी और मोटी बनाई जाती है। चूल्हे पर लोहे का तवा गर्म होने के लिए रख दिया गया है। इधर गृहिणी हाथ को पानी से गीला करके धीरे धीरे कुछ इस तरह से रोटी को फैलाती है, फिर उसे तवे पर डाल देती है। जब रोटी तवे पर दोनों तरफ से हल्की हल्की सिक जाती है, फिर इसे चूल्हे पर लकड़ी के अंगारों में अच्छे से पकाया जाता है। रोटी रखने का बर्तन भी पारंपरिक पत्थर का बना है। अब सारे व्यंजन बनकर तैयार हैं, लेकिन अगर खाने में कुछ मीठा ना हो तो उसे अधूरा माना जाता है। देवड़ा परिवार की महिलाओं ने यह तय किया कि वो आज मिष्ठान में गाय के शुद्ध घी से आटे का हलवा बनाएंगी। हलवे की शुरुआत हो चुकी है। एक बर्तन में गेहूं का आटा और उसके समान मात्रा में चीनी और घी रख लेते हैं। इधर चूल्हे पर कढ़ाई में घी और आटा एक साथ मिलाकर चढ़ा दिया जाता है। हलवा बनाते वक्त आंच जितनी हल्की होगी, हलवा उतना ही अच्छे से भुनेगा और इसका स्वाद भी उतना ही ज्यादा जायकेदार होगा। धीरे धीरे घी में आटा भुनकर जब हल्का लाल होने लगे और इसमें सोंधी सोंधी खुशबू आने लगे, तो समझ लो कि आटा भुनकर तैयार है। जितनी मात्रा में आटा लिया गया था, उससे 4 गुना ज्यादा मात्रा में उसमें पानी डाल दिया जाता है। हलवे में पानी पड़ते ही उसमें गांठें पड़ने की संभावना रहती है, लिहाजा इसे खूब अच्छे से चलाना पड़ता है। कुछ ही देर में हलवे का सारा पानी सूख जाता है, फिर इसमें शक्कर मिलाई जाती है। लीजिए, अब गाय के शुद्ध घी का हलवा बनकर तैयार है। इसकी एक पहचान ये भी है कि जब कढ़ाई के किनारों पर हलवे से घी छूटने लगे, तो मान लो कि हलवा बनकर तैयार है। जो हलवा बन रहा है तो उसमें घी हमारा पड़ रहा है, आटा जो उग रहा है हमारे खेत में ही गेहूँ उग रहा है, उसी का हम आटा बना रहे हैं। और बाहर हम पिसवाते नहीं, हम खुद ही यहाँ पीसते हैं और खुद ही आटा बनाते हैं और उसी आटे से हमने हलवा बनाया। तो पूर्णतः वो हलवा हमारा पूरा 200% जैविक हलवा बना था। स्वाद के लिए कुछ लोग इसमें काजू और बादाम भी डालते हैं, लेकिन बिना मेवे के भी इसका स्वाद बेजोड़ है। इस हलवे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स के साथ साथ मैग्नीशियम और रक्त प्रवाह में लाभकारी पोटेशियम भी है। यह हलवा ऊर्जा का अच्छा स्रोत तो है ही, साथ ही इसमें मौजूद वसा आपके शरीर के जोड़ों को भी
बल प्रदान करती है। अब सारा खाना बनकर तैयार है। अभी भी यहाँ मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया जाता है। ऐसा इसलिए भी है कि मिट्टी के बर्तन में जो भोजन पकता है उसमें पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। जिस तरह राजस्थानी खाने को अलग अंदाज में बनाया जाता है, ठीक वैसे ही इसे परोसने और खाने का तरीका भी एकदम जुदा है। जमीन पर आसन बिछाकर एक चौकी लगाई जाती है। जमीन पर बैठकर खाना खाना राजस्थान की पुरानी परंपरा है। सामने चौकी पर थाली रखकर उसमें व्यंजन परोसे जाते हैं। पहले घर के पुरुषों को भोजन परोसा जाता है, बाद में महिलाएं एक साथ मिलकर भोजन करती हैं। राजस्थान के पारंपरिक पकवान और रीति रिवाज वाकई किसी धरोहर से कम नहीं है। इस लाजवाब और स्वास्थ्यवर्धक भोजन को आप भी अपने घर में बनाकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। हमारे पारंपरिक बर्तन, चूल्हे, सिलबट्टा, बांस का छाछ, सब कुछ अब पूरे देश में उपलब्ध है। तो दर्शकों, हमारी पाकशाला में आज बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते एक नई जगह और अनोखे पारंपरिक स्वादिष्ट खान पान के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय किसान। उत्तराखंड में गेत तूर की दाल, चैसू, मंडवा की रोटी, झिंगोरा खीर, लाल कद्दू का दही रायता और भट्ट की चटनी पारंपरिक भोजन है।